Hi everyone, so welcome to the ultimate crypto course A to Z, which covers everything from beginner level to advanced level. So basically we are on to our first lecture, that is lecture number 1, the dawn of crypto, that is understanding about the origin and evolution of digital currency. क्रिप्टो आई क्यों थी, बैंकिंग सेक्टर कैसे पहले वर्क करता था, एवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का। बेसिकली हम इसमें सारा का सारा एक इंट्रोडक्शन देंगे कि हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। बिकॉज अगर आपको क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना है तो आपको बेसिकली पहले पता होना चाहिए कि क्रिप्टो चीज़ क्या है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आपको उसका एक बेसिक आउटलुक पता होना चाहिए, वो चीज़ कैसे वर्क करती है, वो क्यों आई थी, उसका मोटिव क्या था। तो ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो क्रिप्टो की है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। अब इसी में हमारी पहली चीज़ आ जाती है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी जो होता है, हम इसमें क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करते हैं, माइन करते हैं, और उसके बाद हमें क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास गोल्ड है, तो हम गोल्ड की माइनिंग कैसे करते हैं, हम गोल्ड की माइनिंग फिजिकली करते हैं लैंड को खोद के। सिमिलरली बिटकॉइन को भी हम डिजिटल गोल्ड की तरह बोलते हैं, या फिर क्रिप्टो को हम डिजिटल गोल्ड की तरह बोलते हैं। एंड क्रिप्टो की जो माइनिंग होती है वो हमारी होती है थ्रू ग्राफिक कार्ड्स। तो जब भी हम ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू क्रिप्टो को माइन करते हैं तो हम उसमें क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करते हैं, एंड उसके बाद हमारी एक क्रिप्टो माइन होती है। सो बेसिकली माइनिंग क्रिप्टोग्राफिक पजल्स इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। Unlike traditional currencies, cryptocurrencies operate on decentralized networks using blockchain technology. अब आप देखिए जो बाकी करेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी जो करेंसीज हैं वो आरबीआई इशू करता है, आईएनआर आरबीआई इशू करता है। और कोई भी और कंट्री हो गई, वो उसकी जो करेंसी होगी वो उसका सेंट्रल बैंक इशू करेगा। जैसे कि यूएस में यूएस डॉलर जो है वो सेंट्रल बैंक वहाँ का इशू करेगा, ठीक है। बट बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है, यहाँ पे हर चीज़ डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी मतलब वहाँ पे करप्शन का चांस नहीं है। आप समझिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई भी सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है। जैसे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को जो है रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने इसलिए लाई थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सके। बट इन द केस ऑफ क्रिप्टो एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज, यहाँ पर कोई भी उसको ऑपरेट नहीं करता है। एंड आगे आने वाले टाइम में अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे फीचर्स क्या है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, जो कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लाइक बैंक्स और गवर्नमेंट्स, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। सिक्योर है, यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी इंश्योर करती है कि जो है ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे सिक्योर रहे। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है वो सिक्योर हो जाती है। जहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा वो चीज़ सिक्योर बनेगी, क्योंकि वहाँ पे करप्शन के चांस बहुत कम हो पाएंगे। एंड यहाँ पर क्रिप्टो के केस में कोई भी यहाँ पर ऐसा पर्सन नहीं है जो कि वहाँ पर उसको इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर करप्शन के चांस बहुत कम बन जाते हैं। ट्रांसपेरेंट, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स आर पब्लिक एंड इम्यूटेबल। यहाँ पे जो हो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। अब आप देखिए, अगर बैंक में कोई ट्रांजेक्शन्स होती है तो वहाँ पर पर्सनस का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर एक चांस हमेशा हमेशा रहता है कि वहाँ पर हमारे कोई भी वहाँ पर मिसलीडिंग हो जाए या ट्रांजेक्शन्स को छुपाया जा सके। बट ब्लॉकचेन्स का जो डेटा होता है पब्लिक होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली जाके, एक बार हम देखते भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है अगर हम जाके देखिए, ये एक मेमपोल है, प्रोटॉन वॉलेट, तो आप भी जाके इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ले जाएगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे। एंड देन यहाँ से आप उसकी डिटेल्स वगैरह सब देख सकते हो, ए टू जेड। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह देख सकते हो, कौन सी ट्रांजेक्शन्स कब हुई, कितने बजे हुई, किस टाइम पे हुई। सो एवरीथिंग हेयर इज़ ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। एंड बैंक के केस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या है, बेसिकली इम्यूटेबल का मतलब यहाँ पर होता है कि वो चीज़ आपको पब्लिकली दिखाई जा रही है एंड हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं हो सकती तो वो इम्यूटेबल बन जाती है। ग्लोबल, क्रिप्टो कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स क्विकली। तो
तो यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो ग्लोबली कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब मान लीजिए मैं रहता हूँ इंडिया में एंड मेरे को यूएस में फॉर कम्प्लीटली लीगल रीजंस कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट आई नीड इज़ ऑल अ वॉलेट इन माई ऐप, जो कि कोई भी हो सकता है। जैसे हमने अभी प्रोटॉन वॉलेट चेक किया तो वहाँ से वो ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, मेटामास्क हो सकता है, एंड मेरे को दूसरे पर्सन का बस वॉलेट एड्रेस चाहिए एंड आई कैन ट्रांसफ़र अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टू दैट पर्सन बहुत ही सीमलेसली एंड विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। अब आप खुद सोचिए, अगर मेरे को $1 मिलियन किसी और देश में भेजने हैं, तो अगर मैं उनको फिजिकली लेकर कैश लेकर जा रहा हूँ या मैं कोई भी बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो अथॉरिटीज़ मेरे पीछे लग जाएंगी कि वाई आर यू मेकिंग सच अ बिग ट्रांसफ़र। बट विद बिटकॉइन यू गेट द बेसिकली यू कैन गेट दैट प्रिविलेज कि आप बिना किसी डिस्ट्रप्शन के अपनी क्रिप्टो को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो बेसिकली एग्जाम्पल जो है यहाँ पर है बिटकॉइन, इथेरियम एंड रिपल। बेसिकली दीज आर द क्रिप्टो करेंसीज एंड अगर आप देखोगे कॉइन मार्केट कैप पे जाके तो यहाँ पर बेसिकली सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर आपको 10,000 20,000 क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो क्रिप्टोज बहुत सारी होती है, बस बेसिकली हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3 क्रिप्टोज दी है। अब ये तो हमने पढ़ा कि क्रिप्टो होती क्या है और उसके कुछ यूनिक फीचर्स क्या है, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्रिप्टो लॉन्च क्यों हुई थी। अगर आपको भी जाके किसी को कन्विंस करना है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर, तो वो सबसे पहले आपसे यही चीज़ें पूछेगा कि भाई मेरे को पहले समझा कि क्रिप्टो होता क्या है। एंड ऑब्वियसली अगर आपने इस कोर्स में इनरोल किया तो आई थिंक यू आर वेरी कीन टू लर्न अबाउट क्रिप्टो। तो फिर डेफिनेटली आप नॉलेज लेवल में दूसरे अपने पीयर्स को भी समझा सकते हो कि क्रिप्टो एक्चुअली में क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली अब आते हैं कि क्रिप्टो लॉन्च क्यों हुई थी। तो सबसे पहले क्रिप्टो लॉन्च हुई थी सेंट्रलाइज इश्यूज़ को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे क्या था कि सेंट्रलाइज चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बैंक्स में स्कैम हो रहे थे। बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द बिगेस्ट इकोनॉमी दैट इज़ यूएस इकोनॉमी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर जो है वो यूएस का सबसे मतलब बेसिकली बैंकिंग इकोसिस्टम जो यूएस का है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। बट व्हाट हैपेंड विद टाइम, वहाँ पर भी स्कैम्स होने लगे। सिलिकॉन वैली बैंक, वाबो, इफ यू टॉक अबाउट इट, दीज वर द बिगेस्ट बैंक विच जस्ट कोलैप्स इन अ स्पैन ऑफ टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का जो विश्वास था वो सेंट्रलाइज बॉडी से उठने लगा, गवर्नमेंट से उठने लगा। एंड देयर वर मेनी लाइक स्कैम्स, जो कि 2008 का हाउसिंग फाइनेंस स्कैम हो गया, बहुत सारे स्कैम्स जो कि हुए थे टाइम के साथ साथ। तो उसलिए क्रिप्टो को लॉन्च किया गया था कि ये जो सेंट्रलाइज इशू हैं, जो सेंट्रलाइज स्कैम हो रहे हैं, इनको केटर कर पाए। यहाँ पे क्या लिखा है, टू एलिमिनेट डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स फॉर मॉनेटरी कंट्रोल, जो कि हमने बात की। रिड्यूस करप्शन, क्योंकि अब मानिए सेंट्रलाइज कोई चीज़ है तो वहाँ पे कोई इंसान बैठ के किसी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। बट इफ देर इज़ नो वन, अनलाइक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में आप देखिए ब्लॉकचेन है एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू कंप्यूटर्स। व्हेन एवरीथिंग इज डन थ्रू कंप्यूटर्स, ट्रांजेक्शन सारी की सारी आपको विजिबल है ऑन अ पब्लिक वेबसाइट, तो फिर वहाँ पर आपकी कोई भी चक्कर नहीं पड़ता है कि यहाँ पर हमारी कोई भी मैनिपुलेशन हो सकती है। बिकॉज जो ब्लॉकचेन होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, मैं आपको एक बार वेबसाइट पे जाके दिखाता भी हूँ कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन अगर हम एक बार सर्च करते हैं, से ब्लॉकचेन यहाँ पर, आई एम सॉरी इसको मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यस। तो एक बार हम इमेजेस पे जाते हैं तो ब्लॉकचेन कैसे है, तो ये देखिए ये फ़ोटो जो है ब्लॉकचेन की है। तो मान लीजिए अगर कोई हैकर भी है और ब्लॉकचेन में उसको डेटा वो करना है, तो वो कैसे करेगा। डेटा ब्लॉकचेन एक चेन है ब्लॉक्स की, ठीक है। तो यहाँ से डेटा इधर ट्रांसफर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, तो ऐसे ऐसे डेटा जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। एंड हर एक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का डेटा होता है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट करता हूँ, तो वो डाटा यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक नोड क्रिएट हुआ होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जिसको चेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूँ कि अगर मेरे को इस डाटा में चेंज करना है तो मेरे को इसके पीछे जो 1 मिलियन ब्लॉक्स होंगे उनका भी डेटा चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा ऐसे इम्यूटेबल बन जाता है एंड नो वन कैन चेंज इट, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बेसिकली यहाँ पर टू प्रोवाइड बैंकिंग सोल्यूशंस टू अनबैंक पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली मान लीजिए ऐसी कोई देश है जहाँ पे बैंकिंग का सिस्टम बेकार है, या फिर वहाँ पे बैंकिंग अच्छे से नहीं होती है, बैंकिंग की वहाँ पे एक तरह से मान सकते हैं कि वहाँ पे बैंकिंग नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली वहाँ पर फाइनेंशियल नीड्स को केटर करने के लिए भी क्रिप्टो काम कर सकती है।
प्राइवेसी एंड कंट्रोल टू इनेबल पीपल टू हैव कंट्रोल ऑफ देयर ओन मनी विदाउट इंटरमीडिएटरीज। यस, अब आप देखिए कि कभी कभी पूरे पूरे बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं, तो जब पूरे पूरे बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं तो बेसिकली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप किसको जाके ब्लेम करोगे? मान लीजिए एक बंदा है जिसकी पूरी लाइफ सेविंग्स एक पर्टिकुलर बैंक में थी एंड वो बैंक कोलैप्स हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे जो मनी का एक वो था कि मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और जो भी उन चीज़ों को बोलते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास अपनी मनी का राइट ही नहीं है, मेरे पास अपनी मनी का राइट ही नहीं रहा। बट इफ़ आई एम होल्डिंग माई मनी इन क्रिप्टो करेंसी विच इज़ नॉट बैक, विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे पास मेरी पर्टिकुलर एसेट का कंट्रोल है। एसेट क्या होता है? एसेट इज समथिंग जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो, ठीक है। अब मेरा पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए इफ़ यू आर हैविंग प्रॉपर्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अब आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप यूएस हमेशा के लिए छोड़ के कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आप जिम्बाब्वे में शिफ्ट हो रहे हो, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को उठा के यूएस से जिम्बाब्वे लेकर जाओगे? इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। एक ये ट्रांसपोर्टेबिलिटी का इशू आता है। सेकंड इशू विच में अराइजेज, मेरे को एक तुरंत सेलर चाहिए, विच इज़ आई नीड अ लिक्विडिटी फॉर माई प्रॉपर्टी। मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बेच के यूएस से जिम्बाब्वे में जाना है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या इशू अराइज होगा? मेरे को अपना मन चाहे दाम नहीं मिलेगा अर्जेंसी की वजह से, बिकॉज आई वांट टू सेल माई पर्टिकुलर एसेट। उस केस में भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है। थर्ड जो दिक्कत अराइज होगी विच विल बी द टैक्सेशन। वहाँ पे टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस अट्रैक्ट हो जाएंगे यूएस में जब आप बेचोगे एंड देन वापस से जाके आप खरीदोगे जिम्बाब्वे में, तो वहाँ पर नंबर ऑफ टैक्सेस अट्रैक्ट होंगे। स्टैम्प ड्यूटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स वगैरह, जीएसटी, ये दुनिया भर के वहाँ पर टैक्सेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बेसिकली यू विल गेट रूइंड, ठीक है। तो वहाँ पर एक चीज़ आपकी और आएगी कि मान लीजिए कि मेरी कोई पर्टिकुलर एसेट है, ठीक है, एंड आई डू समथिंग like I try to go against the law, so first thing that they will seize from me is my real estate। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं, बट द थिंग इज़ दैट कि एवरीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऐसा रहता है। सो देर आर बेसिकली, इफ़ आई कंक्लूड, देर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेबिलिटी का भी इशू है, डिविजिबिलिटी का भी इशू है, एंड विद क्रिप्टो आप देखिए आपको कितने सारे वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख के भी बताऊं, देखिए बिटकॉइन के साथ ट्रांसपोर्टेबिलिटी का इशू सॉल्व हो जाएगा। आप कहीं पे भी ले जा सकते हो अपनी क्रिप्टो को, एक देश से दूसरे देश तक, एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट थिंग जो होती है हमारी डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं रहता। अगर मेरे को जाकर एक पिज़्ज़ा भी खरीदना है तो आई कैन बाय इन पिज़्ज़ा विद क्रिप्टो करेंसी बाय जस्ट स्कैनिंग दैट QR कोड, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट उस देश में क्रिप्टो लीगल हो, ठीक है। तो यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे को एक स्टोर ऑफ वैल्यू का भी बेनिफिट मिलता है, मेरे पास अपनी उसका राइट है, मेरे पास अपनी होल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था अब यहाँ तक, यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज नहीं होते। और पोस्ट 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसको एड्रेस करने के लिए भी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी विच वॉज बिटकॉइन। तो अगर आप जाके देखोगे क्रिप्टो किसने इन्वेंट करी, सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय सातोशी नाकामोटो। सो बेसिकली उन्होंने इस तरह से बिटकॉइन के एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया था कि वहाँ पर 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते। अब आप पूछोगे कि ये माइनिंग का तो डेटा कोई भी चेंज कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके एल्गोरिथम को इस तरह से डिज़ाइन करा गया था कि वहाँ पर 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका एक प्रूफ भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर दिया भी होगा कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर। मैक्सिमम सप्लाई जो है 21 मिलियन बिटकॉइन का है, एंड यहाँ पर 21 मिलियन बिटकॉइन के साथ साथ $19 मिलियन का 19 मिलियन बिटकॉइन जो है माइन हो चुके हैं। तो फिर जब आने वाले कुछ समय में ये सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो एक सप्लाई शॉक क्रिएट होगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी एंड सप्लाई एंड उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है? बिटकॉइन का प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसकी सप्लाई यहाँ पर एक डेफिनेट है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते। अब मैं कभी भी जब एग्जांपल देता हूँ तो मैं बिटकॉइन को हमेशा गोल्ड के साथ कंपैरिजन करते हुए देता हूँ कि बिटकॉइन और गोल्ड बहुत सिमिलर है। आप गोल्ड की क्यों वैल्यू करते हो? गोल्ड का यूज़ केस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्ड का क्या यूज़ केस है, तो बेसिकली गोल्ड को लोग वैल्यू क्यों करते हैं? गोल्ड को लोग इसलिए वैल्यू करते हैं क्योंकि गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है। नाउ थिंक, इफ गोल्ड इज देयर ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, तो गोल्ड को वैल्यू कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अगर मैं गली के बाहर निकल रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को गोल्ड पड़ा हुआ मिल रहा है, तो गोल्ड की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो बेसिकली गोल्ड का बस इसलिए वैल्यू किया जाता है, गोल्ड का प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि गोल्ड का एक डेफिनेट सप्लाई है। अब गोल्ड कितना है वो किसी को नहीं पता। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक नंबर है 21 मिलियन, 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा माइन नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी माइन मिल जाए हमें जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड हो, नोबडी नोज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट विद बिटकॉइन
एज कंपैरिजन टू गोल्ड। यहाँ पर एक एडवांटेज है कि हमें पता है कि कितना बिटकॉइन है, विच आई डोंट नो इन केस ऑफ गोल्ड। गोल्ड कितना भी हो सकता है, कितने टन भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बट बिटकॉइन का मेरे को डेटा है। सो आई थिंक बिटकॉइन एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है देन गोल्ड। गोल्ड भी एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है, बट इन्फ्लेशन के डेटा के अगर हम कंपैरिजन में देखें, बिटकॉइन इज वे बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI। ठीक है, तो नेक्स्ट एक चीज़ हम और पढ़ते हैं कि कैसे कैसे मनी एवोल्यूट हुई थी। तो मनी का एवोल्यूशन चलता है बहुत टाइम से। सबसे पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम था, जहाँ पर हम बिना पैसे के लेन देन के गुड्स एंड सर्विसेज को हम वो करते थे, ट्रेड करते थे। मान लीजिए मेरे को 1 kg आपको वीट देना है, तो आपसे मेरे को 1 kg राइस मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी यहाँ पर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, मतलब कि 1 kg वीट कितने का है, 1 kg राइस कितने का, यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर मेजर नहीं था। डिविजिबिलिटी के इश्यूज थे कि 1 kg वीट के बदले कितने kg राइस मैं आपको दूँ, 1 kg वीट के बदले मैं कितना kg गोल्ड आपको दूँ। तो बेसिकली यहाँ पर था और एक इनएफिशिएंट था। इसी को केटर करने के लिए मेटल कॉइन्स आए थे, स्टैंडर्डाइज कॉइन्स आए थे, प्रीशियस मेटल्स के बनते थे, गोल्ड और सिल्वर। बट टाइम के साथ हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, तो फिर इनके कॉइन्स बनने बंद हो गए, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इनको मेल्ट कर करके सेल कर रहे थे, बिकॉज दे वर प्रीशियस। नेक्स्ट आई थी हमारी पेपर मनी। इंट्रोडक्शन हुए थे करेंसी नोट्स और गवर्नमेंट्स के द्वारा एंड सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। एंड यहाँ पर क्या एक सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा नोट्स इशू होते थे, एंड वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती थी कि यू हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिजर्व, आपके पास एक एडिक्वेट रिजर्व होना चाहिए। सेंट्रल बैंक जितनी भी करेंसी इशू कर रही है, दे शुड हैव एडिक्वेट रिजर्व टू बैक दैट पर्टिकुलर करेंसी। अगर मैं 1 करोड़ रुपए के नोट इशू कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का गोल्ड या कोई भी प्रेशियस मेटल पड़ा होना चाहिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो SLR रिक्वायरमेंट्स थी, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, इसके रिक्वायरमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए। एंड कभी कभी तो वहाँ पर कोई भी तरह का मेटल या फिर कोई भी तरह के लिक्विडिटी मेजर्स को वहाँ पे नहीं रखा जा रहा था। तो इसी चक्कर में यहाँ पर जो करेंसी नोट्स थे, इसीलिए यहाँ पर एक तरह से करेंसी नोट्स को यहाँ पे बैकआउट किया गया कि करेंसी नोट्स आर नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिप्शन पे कभी भी कितने मर्जी नोट प्रिंट कर सकती है, एंड अपनी डिस्क्रिप्शन पे कभी भी कोई भी नोट को स्क्रैप कर सकती है। जैसे कि 500 एंड 1000 रुपीज़ के नोट्स को हमने डिमोनेटाइजेशन में जाते हुए देखा था, एंड लोगों को वहाँ पर कितना लॉस झेलना पड़ा था। सो बेसिकली यहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन थी, तो मैनिपुलेशन बहुत हो रही थी। उसके बाद हमारे पास आए यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स वगैरह के ऑप्शन, जो कि टाइम के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए, एंड अभी भी इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आई थी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सबसे बेस्ट है बिकॉज इट इज़ डिसेंट्रलाइज, सिक्योर्ड एंड ग्लोबल डिजिटल मनी। मैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ विदाउट एनी लैक ऑफ समथिंग। मेरे को किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन ट्रांसफ़र एज मच मनी एज आई वॉन्ट टू एनी नेशन एट अ वेरी लो अमाउंट ऑफ फीस। डाउनफॉल हमने एक बार पढ़ लिया था ऊपर, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं डाउनफॉल क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट जाने लगा, स्कैंडल्स होने लगे, मिस मैनेजमेंट होने लगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट होने लगा लोगों का बैंक्स में। मतलब मान लीजिए कि बैंक्स, जो कि US इकोनॉमी थी, सबसे जो मेजर सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती है, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा स्कैंडल्स और मिस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह होने लगे। तो बेसिकली लोगों का ट्रस्ट गया। बैंकिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे स्लो प्रोसेस होते थे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में, और फीस बहुत ज़्यादा थी। क्रिप्टो में आप कुछ फीस देकर ही अपने बहुत हाई अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट विद बैंक्स वो बहुत मुश्किल हो जाता था। एंड जब आप ट्रांसफ़र भी कर रहे होते थे, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता था कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो बेसिकली वो भी एक ट्रबल क्रिएट करता था। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मेनी पीपल स्पेशली इन डेवलपिंग रीजन रिमेन अनबैंक्ड। अब मान लीजिए बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस थे, तो वहाँ पर बेसिकली पीपल के पास बैंकिंग का एक्सेस नहीं था, तो वहाँ पर उनको फाइनेंशियली एक तरह से बैकआउट करा जाता था। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, जैसे कि फिनटेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ब्लॉकचेन बढ़ रहा है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बन रहा है, तो बेसिकली ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इनकी वजह से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीज़ की तरफ से। पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। उनको चाहिए कि उनके पैसे का राइट उनके पास हो, किसी सेंट्रलाइज बॉडी के पास ना हो, किसी अथॉरिटी के पास ना हो, जो कि उनके एसेट को कभी भी स्क्रैप कर सकती है, कभी भी छीन सकती है उनसे। और 2008 का जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, तो वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से लेंडिंग करी थी, उन्होंने एडिक्वेट रिजर्व्स वगैरह नहीं दे रखे थे, एंड वहाँ पे रेगुलेशन भी बहुत बेकार थी। लास्ट पॉइंट जो आता है वो होता है इन्फ्लेशन एंड मनी प्रिंटिंग, जो कि हमने देखा कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी डिस्क्रिप्शन पे कितना मर्जी जो करेंसी है उसको प्रिंट कर सकती है, एंड कभी भी जब चाहे कोई पर्टिकुलर करेंसी को वहाँ पर निकाल सकती है कि अब ये करेंसी सर्कुलेशन में नहीं होगी, अब ये यहाँ से आउट ऑफ यहाँ पे सर्कुलेशन जा चुकी है।
तो ये सारे हमारे जो चीज़ें थे वो बेसिकली आए थे, एंड हमने यहाँ पर एक तरह से इस लेक्चर में आउटलुक लिया कि क्रिप्टो चीज़ क्या थी, वो क्यों आई थी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे जंप कर सकता था कि क्रिप्टो में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, बट यहाँ पर एक बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से दिया गया जिनको क्रिप्टो का बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। एंड आई थिंक अगर ये बेसिक नॉलेज, इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी एंड अब आपको पता चली होंगी, तो बेसिकली क्रिप्टो आया क्यों था। सो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे धीरे धीरे करके, एंड समझेंगे क्रिप्टो के बारे में हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कॉइन ग्लास के ऊपर हम जाएंगे, वहाँ हम समझेंगे टेक्निकली डेटा को कैसे रीड करते हैं, कॉइन मार्केट कैप की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझेंगे, एंड कुछ चीज़ें जो यहाँ बेसिक में छूट भी गए होंगे, आई विल डू माई बेस्ट टू इंक्लूड इट in the further lectures. So this was all from my side for this lecture. Please do hit that like and subscribe button, and we'll meet up in the next lecture.